अच्छा, तो जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस किया था ये कि भाई डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें हम कह रहे थे व्यूज़ भी जो है वो ऑब्जेक्ट में आता है, ऐसे टेबल्स और बाकी चीज़ें। तो अगर हम व्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से है कि भाई उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपली आप एक क्यूरी लिख रहे होते हो जो कि क्यूरी आपकी उन एक या मज़ीद टेबल्स पे जो है वो रन हो रही होती है। माइस्कल उनको जो है वो रन कर रहा होता है। तो सिंपली कहें, व्यू जो है एक वर्चुअल टेबल होती है जो कि बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट आप कोई क्यूरी दे रहे होते हैं, फिर वो क्यूरी एक टेबल पे या मल्टीपल टेबल्स पे अप्लाई हो रही होगी, उस पे रन हो रही होगी। तो जब भी कभी आप व्यू बनाएंगे तो व्यू बनाने के बाद जब उस व्यू को आप कॉल कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो आपने क्यूरी दी होगी वो आपके डेटाबेस के अंदर वो रन हो रही होगी, और उसके अगेंस्ट जो भी वो उसमें आपने जो भी फिल्ट्रेशन करी है या जो भी जिस तरीके से आपने जो है वो उसके अंदर फैच करके जो कॉलम ला रहे हैं, तो उस हिसाब से वही डेटा ही फैच हो रहा होगा या उसी के अगेंस्ट जो है वो चीज़ें आपके पास जो है वो आ रही होंगी। जिस तरीके से अगर आप जो है पर्टिकुलर कहीं पे देते हैं कि लेट सपोज अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर हम कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, उस डिपार्टमेंट से ही सिर्फ जो है वो रिकॉर्ड्स लेकर आओ, ठीक है, और फिर उसी से रिलेटेड अब ये होगा कि उसके अलावा जो बाकी हमारी डिपार्टमेंट्स की जो डेटा है वो नहीं आएगी, वो कंप्रोमाइज़ भी नहीं होगी। व्यूज़ के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें सिक्योरिटी एक जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है इस हिसाब से कि अगर लेट सपोज आप अगर इवन जो वीडियो आपने देखा है उसमें भी वो बता रहा है कि आप अगर एपीआई कोई बना रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी को कोई आप जो है वो डेटा देना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप जो है वो अपनी ओवरऑल डेटाबेस को जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, या इवन उस टेबल या दो तीन टेबल हैं जिससे डेटा रिक्वायर्ड है वो भी नहीं करेंगे। ना ही हम उनको ये बता रहे होंगे कि एग्जैक्टली हमारा टेबल कैसा है ना। तो हम बेसिकली जो व्यू के अंदर दे रहे होंगे, जो क्यूरी लिख रहे होंगे, वो उस व्यू जब भी कॉल होगा तो उसके अगेंस्ट वो क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो हम अपने डेटाबेस को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इवन टेबल का स्ट्रक्चर भी नहीं बता रहे। तो यहाँ पे क्या है कि हम लेट सपोज अगर एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी कोई उस एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, उसमें से आपको जो और उसको रिक्वायर्ड डेटा है वो आपने देनी है। तो इससे क्या हो रहा है, आप बाकी चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ना डेटाबेस का स्ट्रक्चर, ना आप जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर, ना ओवरऑल डेटा दे रहे हो। जस्ट जो फिल्टर डेटा है जो उसको चाहिए उस हिसाब से दे रहे हो। लेट्स सपोज अगर सीएस का डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको आप देना चाह रहे हो मिसाल के तौर पर, वो थर्ड पार्टी है जो है आपके एपीआई को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आप उसमें एक्सेस ही जस्ट उसकी रिकॉर्ड्स का दे रहे हो। उसमें और भी रिकॉर्ड्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मगर आप कह रहे हो कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट वाली डेटा सिर्फ उसके पास जाए और उसी के अंदर अपडेट कर सके, उसके अलावा नहीं। तो ये आप जो है व्यूज़ के थ्रू कर रहे होते हैं। तो व्यूज़ जो है वो सिंपली हमारी वर्चुअल टेबल होती है, और जिसके अंदर हम कोई एग्जिस्टिंग टेबल इस तरीके से नहीं होती कि उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ हो, आप उससे डेटा फेच कर रहे हो। और जब भी कभी आप वर्चुअल टेबल को कॉल करें, व्यू को कॉल करेंगे, तो वो बेसिकली उसके अगेंस्ट जो आपने क्यूरी लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो रही होगी। तो अब जो वॉट एवर जो काम कर रही होगी वो आपको करके देगी। तो एक तो ये कहता है कि इसके डिफरेंट हमारे पास फ़ायदे हैं। एक तो सिंपली आप जो है वो सिंपलीफाई कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को, कि आपको अगर मल्टीपल टेबल्स पे कोई जॉइन लगाना है या सब क्यूरीज वगैरह इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको यूँ करना पड़ रहा होता है कि भाई इतनी बड़ी जो है आपको क्यूरी लिखनी पड़ती है। क्यूरी में आप जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, जहाँ पे भी यूज़ करना है एक तो नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ जाती हैं, क्वेरी भी जो है अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट एक व्यू बना लो, वो पीछे खुद हैंडल कर रहा होगा, आपको बस अपने सोर्स कोड में व्यू को कॉल करना है, ना कि उस सारी जॉइंस को जो आपने जॉइन उसके अंदर मल्टीपल जॉइन लगाए हैं उस टेबल मल्टीपल टेबल्स के अगेंस्ट। एक तो क्यूरी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, दूसरा रीयूजेबिलिटी, जैसे कि आप जो है वो उसको बार बार यूज़ कर सको, ना ना बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। व्यू एक बार बना दिया, वो तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। आपका जो डेटाबेस है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर रहा होगा।
तो व्यूज़ के अंदर डेटाबेस के अंदर व्यूज़ का एक सेक्शन बनता है, जैसे प्रोसीजर और फंक्शंस का बन रहा था, ठीक वैसे ही व्यूज़ का भी बनता है, जिसके अंदर आपके सारे जो भी डेटाबेस के अगेंस्ट व्यूज़ बन रहे होते हैं वो सारे मैनेज हो रहे होते हैं। तो ये होता है कि जब उसके अंदर आपने जो भी ज्वाइंस लगाए हैं इस तरीके से, या वॉट एवर जो लंबी क्यूरी लिखी है, तो आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको उस व्यू का जो नाम होगा उससे आपको कॉल करना होगा। सिंपल सिलेक्ट वाली क्यूरी से आप काम कर सकते हो, या आप कोई अपडेट कर रहे हैं उसमें तो आप सिंपली कर सकते हैं, ना कि आपको लंबी कहानी करनी पड़ेगी। तो एक तो कॉम्प्लेक्स क्यूरी से जान छूट जाएगी, दूसरा रीयूजेबिलिटी भी हो जाएगी, और डेटा सिक्योरिटी, जैसे कि आपको थर्ड पार्टी को किसी को देना है, आपको ओवरऑल डेटाबेस को कंप्रोमाइज़ नहीं करवाना, ना ही उसकी डेटा को, जस्ट जो उसको रिक्वायर्ड है वो फिल्टर करके उसको देनी है। तो इवन आपको सिक्योरिटी में भी जो है वो क्या करती है, बड़ा रोल अदा कर रही थी। उसके अलावा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के जब मॉडिफिकेशन हो जाती है या आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में अल्ट्रेशन होती है, तो फिर ये आपको उसकी कंपैटिबिलिटी भी देता है कि सपोज यहाँ पे कहता है कि अगर आपका सिस्टम, आपकी एप्लीकेशन है वो काम कर रही है एक टेबल पे, और उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन जो है वर्किंग में, आप सोर्स कोड को, उसके एप्लीकेशन के मैकेनिज्म को नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, और फिर आपको ये नीड है कि आपको डेटाबेस जो है वो चेंज करना है। सपोज एक टेबल है, आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसको 2-3 और मज़ीद टेबल में डिवाइड करना चाहिए। तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे, तो ये तो जब आपका डेटाबेस चेंज हो गया, तो फिर तो जो है वो आपकी एप्लीकेशन उससे कंपेटेबल नहीं होगी। ज़ाहिर है, आपने एक टेबल को मज़ीद 3 टेबल्स के अंदर डिवाइड किया मिसाल के तौर पर, तो फिर क्या होगा, आपकी जो वर्किंग में होगी आपकी एप्लीकेशन वो कंपेटेबल नहीं होगी, क्योंकि उसको आपने जो एक टेबल दी होगी वो अब वो 3 टेबल बन चुकी हैं। तो फिर क्या करेंगे, हम वो व्यू बना लेंगे जो कि तीनों टेबल में से डेटा ला रहा होगा, और हम व्यू को सेम ही नाम देंगे जो एग्जैक्टली वो एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। जो हमारे उससे पहले जो एक टेबल थी उसका जो नाम था वो सेम नाम हम जो है उस व्यू को दे देंगे, तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं टेबल से ही लेकर रहा हूँ, उसको नहीं पता होगा व्यू है इधर, ये व्यू है या टेबल है। बाकी वो डेटाबेस के अगेंस्ट वो रन हो रहा होगा, तो उसके अंदर जो क्यूरी होगी, ज्वाइन लगे होंगे, वो मल्टीपल टेबल में से डेटा फेच कर रहे होंगे, तो उसके लिए नॉर्मल सेम ही बात होगी। तो कोई आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, डेटाबेस लेवल पे आपको चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स के हमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी व्यू से मिल रही होती है। अच्छा, उसके बाद ये सिंपली सिंटैक्स है, इवन आपको एग्जांपल करवा के उसने सारी डिटेल में समझा भी दिया कि भाई किस तरीके से व्यू क्रिएट कर सकते हैं और अल्टर कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस को मॉडिफाई करना हो वो कर सकते हैं, या किस तरीके से उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके अंदर इवन आपको ये भी उसने बताया कि भाई अगर आप जो भी आपने क्यूरी लिखी है वो जिस हिसाब से जिन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेगी, तो आप उन्हीं के अगेंस्ट अपडेट कर सकते हो, ना कि उसके अलावा अपडेट कर सकते हैं। कि सिंपली यहाँ पे हमारे पास ये सिंटेक्स है, आप रिप्लेस यूज़ करोगे अगर जो है वो आपको एग्जिस्टिंग के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन करनी है, क्रिएट और रिप्लेस, फिर व्यू, जस्ट ये कि रिजर्व कीवर्ड है, क्रिएट टेबल कर रहे होते हैं यहाँ पे क्रिएट व्यू आप जो है करेंगे, और टेबल का नाम दे रहे होते हैं यहाँ पे व्यू का नाम दे रहे होंगे, और एज लिख के बाकी जो भी आज तक कहानी करके आए हो वही कहानी। और उसमें भी है कि क्या क्या चीज़ें व्यूज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पर जो है वो पैरामीटर्स के बारे में ये बता रहा है, और रिप्लेस जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर आप यूज़ करें तो वो ऑलरेडी जो व्यू एक्सेस कर रहा होगा उसको रिप्लेस कर देगा, वह ओवरराइड कर देगा न्यू वन से। और व्यू ये नए है, और वे कंडीशन जहाँ पे आपको कोई भी फिल्ट्रेशन वगैरह करनी हो तो उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है जस्ट क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, और फिर एज करके वो 2-3 कॉलम जो है वो लेकर आ रहा है, 2 कॉलम कोर्सेज से। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसने बताया कि भाई क्रिएट व्यू किया, क्रिएट व्यू की क्यूरी लिखी, सक्सेसफुली रन हो गई। उसको देखना हो अगर आपको कि वो वाकई क्रिएट हुई है, तो उसमें उसको उसी नाम से उसको आप लिख के अगर सिलेक्ट की तरह करेंगे तो वो आपके पास रिकॉर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपने व्यू के अंदर रखे होंगे। तो अब हो क्या रहा है, जब आप ट्रेनर को कॉल करेंगे तो वो
बैक एंड पे ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा डेटाबेस के अगेंस्ट, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही क्यूरी जो है वो चल रही होगी। ठीक है भाई। नोट, इट इज essential to know that a view does not store the data physically, कोई physically data store नहीं कर रहा होता। When we execute the select statement for the view, MySQL uses query specified in the views definition and produces the output। जो हमने view के अंदर जो हमने query लिखी होगी वो उसको execute कर रहा होता है आपका database management system। Due to this feature is sometimes referred to as a virtual table, कि वो जस्ट एक व्यू की डेफिनेशन होती है जिसके अंदर आपने जो है वो डिफाइन किया होता है कि ये क्यूरीज आपको इस तरीके से रन करनी है। ठीक है, और अगर आप एग्जिस्टिंग को जो है वो अल्टर करना चाह रहे हैं तो अल्टर जैसे टेबल कर रहे होते हैं अल्टर व्यू आप करेंगे, और बाकी कहानी सेम जिस तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं व्यू और एज फिर आप करके जो भी आप नहीं, लेट सपोज ऊपर उसने बनाया था सिंपल विदाउट वेयर, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लेट सपोज आप उसको अपडेट कर रहे हो विथ वेयर, वॉट एवर जो भी आपके चेंजिंग हो, कॉलम आपने एक दो ऐड कर दिया, यहाँ एक कॉलम जो है वो कम कर दिया, या और कम कर दिए, जो भी है वो आप पे मगर पहले से चेंज हो तो किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे होंगे। तो एग्जांपल दी है जिसमें एक आईडी का जो है एट्रीब्यूट है एक बड़ा, एक कॉलम जो है वो बढ़ा दिया है। ठीक है, इस तरीके से इसने इस चीज़ को अपडेट कर दिया आपके जो है व्यू को, ट्रेनर के व्यू को, उसके अंदर एक कॉलम मज़ीद ऐड कर दिया। और ड्रॉप किस तरीके से कर रहे होते हैं, ड्रॉप सिंपली जिस तरीके से ड्रॉप टेबल करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस करते हैं, ऐसे ही ड्रॉप व्यू लिख के व्यू का नाम लिख दें। ये ऑप्शनल होता है इफ एग्जिस्ट, अदरवाइज यूँ होता है कि अगर हम इफ एग्जिस्ट नहीं चेक करवा रहे होते तो व्यू अगर वो नहीं, व्यू जो भी आपने नाम दिया होगा वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा और आप ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो एरर दे रहा होता है। ये व्यू का नेम इफ एग्जिस्ट, ऑप्शनल इफ डू नॉट डिस्प्ले दिस क्लास, इट डजंट एग्जिस्ट ड्रॉप व्यू सिस्टम विल रिटर्न एरर। वही चीज़ उसके अलावा ड्रॉप व्यू ट्रेनर जिस तरीके से बनाया ऊपर हमने उसको ड्रॉप कर दिया। कहता है ये तो सिंपल क्यूरी होगी, आप सिलेक्ट करके ये कर रहे होगे। और अगर हम जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूरी की बात करें, जब आप मल्टीपल मल्टीपल टेबल से जो है वो डेटा ला रहे होंगे तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो सपोज हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक कोर्स टेबल है, दूसरा कॉन्टैक्ट टेबल है। तो हम यहाँ पे एक जो है व्यू बना रहे हैं, व्यू का नाम ट्रेनर ही है। एज सिलेक्ट करके जैसे सॉरी क्रिएट व्यू और उसका नाम फिर एज करके आगे आपकी जो भी क्यूरी है। तो यहाँ पर आप देखें उसने सी जो कोर्स है उससे दो कॉलम लाए और जो है वो दूसरी जो क्या नाम है दूसरी टेबल है कॉन्टैक्ट, वहाँ से एक कॉलम लाया वेयर और फिर ज्वाइन लगा उस उनके आईडीज़ पे। तो आपके पास दो टेबल में से एक ज्वाइन लग के आपके पास डेटा आ जाएगा। तो ये जब भी कभी आप कॉल करेंगे ट्रेनर को कॉल करेंगे वो अपने अंदर जो भी माइस्कल देखेगा कि क्या उसकी डेफिनेशन में क्या रखा हुआ है ना, उसके बॉडी के अंदर भाई ये रखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कर दो तो उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले कहा था कि एक चेक जो है वो एक हमारे पास मेथड था जो बेसिकली हम यूज़ कर रहे थे, जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो है वो लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रहे थे अपने डेटाबेस के अंदर। तो जैसे कि एज इतनी ग्रेटर हो या इस लिमिट में हो, इस रेंज में हो तो आप इंसर्ट करो। अगर नंबर जो है वो नेम के अंदर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से अगर इस डेटा ये वाले कंट्रीज हों या वॉट एवर, इस तरीके से जो भी आप जो है उसमें लिमिटेशन लगा है तो यो वही जाके इंसर्ट करे, इस तरीके की चीज़ें हो रही हों तो वो चेक आपके वहाँ पे अप्लाई, क्योंकि माई स्कूल ने वहाँ पे जो है वो उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। मगर वो चीज़ आप अगर व्यूज़ के अंदर अप्लाई करेंगे फंक्शंस के अंदर या वहाँ पे तो प्रोसीजर्स के अंदर तो वो काम कर रही होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ कि जिस तरीके से अगर आप लिख रहे हो व्यू आप बना रहे हो, लेट्स सपोज आपने व्यू बनाया जो कि क्या करता है कि एम्प्लॉइज टेबल में से डिपार्टमेंट जो है या मैनेजर, लेट्स सपोज मैनेजर है एक 100 और उस मैनेजर 100 के अगेंस्ट जिसकी आईडी 100 है उसके अगेंस्ट आप जो है वो आपने एक बनाया हुआ है व्यू जो कि कुछ उस
मैनेजर के अगेंस्ट जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो लेकर आएगा। कि आपने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू 100। तो अब आप क्या कर रहे होंगे, आपने लेट सपोज जो मैनेजर आईडी है उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई अपडेट करना हो, उसी व्यू को यूज करते हैं। व्यू का नाम था लेट सपोज ABC। आपने बनाया क्रिएट व्यू ABC एज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू 100। और आप आगे जाके यू करना चाह रहे हैं कि लेट सपोज आपने क्या किया, अपडेट भी कर सकते हैं व्यू के थ्रू। तो आप सिंपली कर सकते हैं लेट सपोज अपडेट व्यू का नाम और फिर सेट करके आप जिस तरीके से कोई वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप अपडेट कर सकते हो। मगर उस टाइम पे अगर आप जो है वो ये लिख रहे हो वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू समथिंग एल्स, तो उनमें जाके वो अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि हम बाकी डेटा को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम वो फिल्टर कर रहे हैं डेटा जो कि हम व्यू के अगेंस्ट हमने जो क्यूरी दी है कि उसी के अगेंस्ट जो है वो चीज़ें हो रही हों और उसके अलावा नहीं। मीन्स जो चीज़ें उसमें फ़िल्टर करी हैं बस वो फ़िल्टर डेटा जो है उस पर ही आपके जो है वो जो भी ऑपरेशन है वो अप्लाई हो सकते हैं। उसके अलावा जितना भी डेटा टेबल्स के अंदर पड़ा होगा वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा होगा। तो ये बेसिकली हमारे व्यू की कहानी के व्यू क्या है, एक सिंपल वर्चुअल टेबल है। और उस वर्चुअल टेबल को जो है आप जो है उसके अंदर कुछ डेफिनेशन दे रहे होते हैं क्यूरीज की, और क्यूरीज जो है वो आपकी रन हो रही होंगी जब भी कभी आप व्यूज़ को कॉल कर रहे हो। ठीक है। और देन हमारे पास इंडेक्सेस हैं कि पहले तो मुझे ये बताएं, इंडेक्सेस पढ़े हैं आप लोगों ने डेटाबेस के अंदर? नो सर। क्यों? सर थ्योरी के अंदर? हाँ हाँ। नहीं सर। तो क्या 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 वहाँ पे पढ़ा है? सर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, मैं रोटेशनल, रिलेशनल रिलेशनल अलजेब्रा, अलजेब्रा, ठीक है। और और सर ईआरडी, और अभी ईआर डायग्राम। ब्लॉकचेन स्टार्ट किया है। ब्लॉकचेन स्टार्ट किया है? यस यस सर, सर। अभी एक लेक्चर हुआ है इसका। क्यों ब्लॉकचेन, फिर क्यों? सर वो सर ने बोला था कि एक मैं ना रखवाता हूँ ना हर सेमेस्टर में ना बच्चों को ब्लॉकचेन के बारे में भी एक लेक्चर दिला देता हूँ। नहीं सर जावेद हैं, पता नहीं क्या बोल रहा, वो पढ़ा रहे हैं तो उनसे क्या नाम है ना इंट्रो या ये वो आपको दिला दूंगा इसलिए। ठीक है, मगर फिर आप लोगों ने बाकी जितने और कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डेटाबेसेस के अंदर तो वो नहीं पढ़े आप लोगों ने? इंडेक्सिंग जो है वो अच्छा खासा सर लॉक टॉपिक है। पढ़ा है हमने। ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर टॉपिक है। ट्रांजैक्शन भी नहीं करी होंगी फिर तो? ट्रांजैक्शन की है सर। स्केड्यूल वगैरह ये सारे पढ़े? पढ़ा है सर। स्केड्यूल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल ट्रांजैक्शन के स्केड्यूल जो बन रहे होते हैं, कॉन्करेंटली आपके ट्रांजैक्शन चल रही होती है यस तो सर। स्केड्यूल, डिफरेंट किस्म के स्केड्यूल हमारे बनते हैं। वो यस नहीं सर पढ़े? पढ़ा है ना। पढ़ा है सर। ठीक है। तो इंडेक्सिंग वैसे आइडिया है क्या है? सर नंबरिंग देना होगा कि ये चीज़ पहले चले ये चीज़ बाद में चले। आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा सा माइक करीब करें। सर नंबरिंग देना होगा कि ये चीज़ पहले चले या ये चीज़ बाद में चले। सर ये हमारी सर्च को इजी और एफिशिएंट बनाता है। लाइक जब डेटाबेस में सर्चिंग कर रहे होते हैं ना, तो जिस कॉलम पे हमने इंडेक्स लगाया होता है तो फिर वो एज अ बाइनरी ट्री इसको सर्च कर रहा होता है और वो एफिशिएंट हो जाती है सर्चिंग। ठीक है, बाइनरी ट्री है हमारे पास, और कोई टेक्निक नहीं है? सर होती है फिर सर, बस ये कोई डेटा स्ट्रक्चर इस तरह यूज कर रहा होता है कि हमारी सर्चिंग जो है वो एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई भाई? सर यही वीडियो पे सुना था कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में हम लगाते हैं
सर्च के टेबल के किसी पर्टिकुलर कॉलम में लगाते हैं उसकी सर्चिंग के लिए कि ठीक है, आगे जब काम आए तो क्विकली हम उसको एक्सेस कर सकें, उसको देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और जितने ज्यादा कॉलम्स पे टेबल ही दिया लगाएं जाता है सर। सर्चिंग उतनी जी आसान जी होती है। जी जी, और जितने ज्यादा कॉलम्स पे इंडेक्सिंग करते हैं सर वो सर्चिंग उस डेटाबेस की ओर आसान हो जाती है, मगर एफिशिएंट। ज्यादा कॉलम पे भी लगाना सही बात नहीं है। यस सर, जी एफिशिएंसी सर, बढ़ती है। ज़्यादा पे सही नहीं है। हम्म, अच्छा, तो बेसिकली इंडेक्सिंग जो है एक तरीका है जिससे हम जो है वो डेटाबेस की परफॉर्मेंस जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि भाई ऑप्टिमाइज करनी हो डेटाबेस की परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस। कि आप जब जो है वो आप डिफरेंट चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एक्सेस टाइप्स होती हैं, एक्सेस टाइम होता है, इंसर्शन टाइम होता है, डिलीशन टाइम होता है, स्पेस ओवरहेड, ये चीज़ें आपने कुछ पढ़ी होंगी कि किस तरीके से आपकी उस पर्टिकुलर लोकेशन से उस एड्रेस से डेटा को डिस्क में से रीड किया जाता है। ठीक है ना। तो आप डिस्क एक्सेस में क्या चीज़ आ जाती है कि आप बेसिकली डेटा को एक्सेस कर रहे हो पर्टिकुलर किसी लोकेशन से, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ से डेटा को आपने एक्सेस करना। तो ये जो चीज़ है इसमें इस ओवरऑल जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को हमने मिनिमाइज करना है ताकि हमारी जो क्यूरी है वो ऑप्टिमाइजली काम कर सके और परफॉर्मेंस उसके अंदर बेहतर हो। ताकि देखें, जब आपके पास कोई चंद रिकॉर्ड्स होते हैं तो बहुत आसान होता है आपके जो है क्या नाम है, आसानी के साथ इजीली, और बल्कि उसको ये कहें कि जल्दी से रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। मगर जब हम बात करेंगे हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हों तो फिर आपकी क्यूरी अच्छा खासा टाइम लेगी किसी पर्टिकुलरली किसी रिकॉर्ड को लेकर आना हो, आपने सर्चिंग करके उसमें लानी है तो वो सिलेक्ट क्यूरी आपकी बहुत टाइम लेगी। ठीक है ना। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, टेक्निक है डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, क्विकली आप किसी डेटाबेस के अंदर किसी पर्टिकुलर डेटा को आपने सर्च करना है तो वहाँ पे लोकेट करना, मतलब वहाँ पर पहुँचना और फिर वहाँ से डेटा को एक्सेस करना, ये हमारे पास जो है वो क्विकली हो रहा होता है। और यही हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निक है जिसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो डेटा को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे आपने इंडेक्सिंग अप्लाई करी हो। जहाँ पे इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं है तो आपके पास डेटा इतना फास्टली नहीं आएगा। तो बेसिकली इंडेक्स जो है डेटाबेस के अंदर इस तरीके से काम कर रहा होता है कि हमारे पास सर्च कोई की होती है और उस सर्च की के अगेंस्ट कोई डेटा का रेफरेंस होता है, जहाँ रेफरेंस मीन्स एड्रेस पड़ा होता है जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे वो डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो आपके पास सर्च की होगी और जब भी कभी आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पे इंडेक्स बनाते हो तो वो आपके एक वो इंडेक्स टेबल क्रिएट करता है उस कॉलम के अगेंस्ट, कि उस कॉलम की कीज जो भी वैल्यूज हैं वो सर्च की वैल्यूज और उसके अगेंस्ट वो डेटा के रेफरेंस रख देगा, मीन्स जहाँ पे वो डेटा लोकेट करती है उनकी एड्रेसेस रख देगा। तो जब भी कभी आपको कोई वैल्यू चाहिए तो वो सर्च की में से ढूंढता है। जैसे आपको कोई चीज़ फाइंड करनी हो, अगर आपने बुक किसी अच्छी बुक की आप एंड पे देख ले तो उसके अंदर इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के अंदर ABC से सॉर्टेड फॉर्म में वो टॉपिक्स पड़े होते हैं एंड तक, जेड तक। फिर आपको कोई चाहिए तो आप सिंपली वहाँ पे जाते हैं इंडेक्स के अंदर और लेट्स सपोज आप बी से रिलेटेड बाइनरी ट्री सर्च करना है तो बी वाली जगह में जाएंगे, उसमें बाइनरी ट्री को उठाएंगे और सीधा सीधा उसमें आपको रेफरेंस दिया होगा पेज नंबर। समझ आ रही है बात मेरी? यस सर। ठीक है। तो आपकी जो बाइनरी ट्री आपने सर्च करनी है उस बुक के अंदर, लेट्स सपोज आप जो है वो बुक पढ़ रहे थे उसमें आपको बाइनरी ट्री का टॉपिक उसके अंदर आपको सर्च करना था तो आप गए इंडेक्स में। इंडेक्स क्या होता है? सॉर्टेड होता है, सॉर्टेड होता है ना। यस सर। जी सर, जी बिल्कुल।
ठीक है। तो उसमें आप बी वाली जितने भी टॉपिक्स है उसमें आपने उसको देखा, उसके अगेंस्ट क्या लिखा होता है, पेज नंबर, ऐसे ही होता है जी सर। कि जी ये सर, यहाँ बिल्कुल। यहाँ यहाँ पेज नंबर जो है यहाँ ये टॉपिक पाया जाएगा। तो लेट्स सपोज 2 जगह पे डिस्कस है तो वहाँ पे वो देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जब भी कभी किसी कॉलम पे इंडेक्स अप्लाई करते हो, इंडेक्सिंग, तो वो क्या करता है, उस कॉलम के अगेंस्ट एक टेबल क्रिएट करता है, इंडेक्स टेबल क्रिएट करता है, जिसके अंदर जितनी भी उस कॉलम के अगेंस्ट जो आपकी वैल्यूज हैं, ठीक है, उस वो सर्च की कहलाती हैं, जिसके बेसिस पर आपको उसके अगेंस्ट एक टेबल मेंटेन करता है, एक सॉर्टेड फॉर्म एक टेबल मेंटेन करता है। तो पहले तो सारे उस कॉलम्स को सॉर्ट करेगा, उसकी वैल्यूज को उस कॉलम के अगेंस्ट, और फिर उसकी जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज हैं उनको एज ए की वैल्यू रख देगा। और दूसरा हमारे पास कॉलम होता है उसके अगेंस्ट जो कि डेटा रेफरेंस का होता है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा होता है, जिसके अंदर रेफरेंस रखा होता है उस की वैल्यू का, उस टेबल के अंदर कहाँ पे रेफरेंस है उस वैल्यू का ना। ठीक है। तो आप जब इंडेक्स क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो सारी पहले सॉर्ट करता है, फिर वो वैल्यूज को देखता है, वो सारी वैल्यूज अपनी टेबल में मेंटेन करता है जो जिस कॉलम के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे थे। जैसे प्राइमरी की पे जो है इंडेक्स भी अप्लाई हो रहा होता है, प्राइमरी की इंडेक्स का, जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं, उस कॉलम के अगेंस्ट जो है आपने क्रिएट करा इंडेक्स, तो उसका इंडेक्स बन गया, उसकी जितनी वैल्यूज हैं वो सर्च की वैल्यूज होंगी, और उसके अगेंस्ट जो उसकी डेटा उसके रेफरेंस जो होगा कि भाई ये यहाँ यहाँ लोकेशन पे डेटा पड़ा है, उसकी जो एड्रेस जो है वो अपने टेबल के अंदर मेंटेन कर देगा। जी एहतिशाम, एहतिशाम कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। ठीक है, सही है। तो हमारे पास फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 2 तरीकों से बेसिकली हो रही होती है। उसकी जो मैकेनिज्म है बेसिकली, एक तो सिक्वेंशियल होता है कि आप 1 बाय 1 रीड करते जाते हो, रीड करते जाते हो। लेट्स सपोज अगर टेबल की बात करें, रो बाय रो, रो बाय रो, फिर जाके आप वहाँ पे पहुँचते हो उस पर्टिकुलर जगह पे जो आपको सर्च करनी है। या तो एक हमारे पास दूसरी टेक्निक है हैश, हैश जिसको कहते हैं, एक को सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होती है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अब सिक्वेंशियल में बेसिकली एक तो सॉर्टेड चीज़ें होती हैं, जैसे इंडेक्स आपका बुक का है, उसके अंदर इंडेक्स की जितने भी टॉपिक्स उसके अंदर लिखे होते हैं वो सारे सॉर्टेड होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और ये बेसिकली सिक्वेंशियल फाइल की जो हम ऑर्गेनाइजेशन है मींस सॉर्टेड फॉर्म में, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, सिक्वेंशियल भी कह सकते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन, या हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड इंडेक्स फाइल, ये भी हम उसको कह सकते हैं कि फाइल जो है आपके पास जो है वो ऑर्डर्ड है, उसके अंदर जो इंडेक्स पड़ा हुआ है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सॉर्टेड होती हैं। या इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं हम, सिक्वेंशियल जो है वो इंडेक्सिंग होती है। फास्ट एंड मोर ट्रेडिशनल जो है वो तरीका है ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप जो है वो फास्टली समहाउ जो है वो रिकॉर्ड ले आ सकते हैं, मतलब जल्दी से सर्चिंग कर सकते हैं, मगर इतनी बेहतर नहीं है जितनी हमारे पास हैश जो है वो काम कर रही होती है। अच्छा, तो यहाँ पर एक तो उसके अलावा हमारे पास जो है अगर आप उसमें पढ़ते हैं डेटाबेस के अंदर इंडेक्सिंग, तो उसमें आपको डेंस इंडेक्सिंग, स्पार्स इंडेक्सिंग और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आप पढ़ के आते हैं। खैर, एक मैंने कहा एक सिक्वेंशियल होता है या ऑर्डर इंडेक्सिंग होती है, एक ये हो, या दूसरी हमारे पास मैकेनिज्म होता है जिसको कहते हैं हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कि आप क्या करते हो कि आप जो है वो हैश फंक्शन जो है वो यूज़ करते हो, जिस हैश फंक्शन के बेसिस पर आप बेसिकली हम यहाँ पर ना बकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। बकेट जो होते हैं क्या कहें कि इंडेक्सेस जो है वो बेस करती हैं जिन वैल्यूज़ पे, वो बेसिकली किसी बकेट्स के अंदर हम जो है वो मल्टीपल वैल्यूज दे रहे होते हैं। अब बात है कि ये पूरा इंडेक्सिंग एक पूरा थ्योरी का टॉपिक है जिसके अंदर वो सारी कॉन्सेप्ट्स हों, तो फिर उस हिसाब से तो जनरली आपको बस ये बताओ कि इंडेक्सिंग है क्या,
और फिर उसमें दो तरीकों से हम जो वो कर रहे होते हैं। हमारे पास वैसे अलग से मैं अगर बात करूं तो हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन दो किस्म की हो रही होती है। इंडेक्सिंग के अंदर नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि इंडेक्सिंग तो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम इजीली और ऑप्टिमाइजली हम जो है वो ऑप्टिमाइज वे से हम जो है डेटा को एक्सेस कर सकें और टाइम को मिनिमाइज कर सकें, ताकि कम से कम टाइम लगे डेटा को रीड करने में, एक्सेस करने में। एक्सेस का लफ्ज इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास दो मैकेनिज्म है जिस थ्रू हम फाइल को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। एक हमारा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, या उसको कह सकते हैं ऑर्डर्ड इंडेक्स फाइल। क्या आपकी इंडेक्स जो है सॉर्टेड होती है। दूसरा हमारे पास है हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, हैश फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। सिंपल, बस यहाँ तक। बकेट्स क्या है या है उसको आप छोड़ दें। अब इसमें ना हम अगर बात करें इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्सिंग जो है वो ऐसी टेक्निक है जो कि डेटा बेस की जो फाइल्स हैं उससे आपके पर्टिकुलर डेटा जो है वो लाई जाएगी, मतलब फास्टली, मतलब एक अच्छा तरीका है और इफिशिएंटली आप जो है कम टाइम में रिकॉर्ड फेच करके आ सकते हैं। मगर जिन कॉलम्स पे आपने इंडेक्सिंग अप्लाई करी होगी उसके बेसिस पे। और दूसरा हमारे पास है हैशिंग। ये जो है उससे बेहतर इफेक्टिव एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप जो है वो डायरेक्टली उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे वो डेटा पड़ा हुआ है डिस्क के अंदर। ठीक है, आप उसमें ये भी बेसिकली एक इंडेक्स स्ट्रक्चर यूज कर रहा होता है, मगर इसमें एक फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर आप बेसिकली उसको वैल्यू देते हो तो वो आपको हैश करके वो उसकी डायरेक्ट एग्जैक्टली आपको लोकेशन का बता देगा। अब इंडेक्सिंग की बात करें तो उसमें एक डेट की वैल्यू होती है जिसके अगेंस्ट आप बेसिकली रेफरेंस, डेटा का रेफरेंस मीन्स उसकी एड्रेस होती है, वो वहाँ पे आप पहुँच रहे होते हो। इंडेक्सिंग क्या कर रही होती है, रेफरेंस यूज करती है जिसके अंदर उस डिस्क का एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का। ब्लॉक और बकेट्स ये चीज़ें आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं तो और मज़ीद बात क्लियर हो जाती। तो उस ब्लॉक का एड्रेस होता है और फिर आप जब भी कभी उस की के अगेंस्ट की जो है वो ये कह दें कि आपके इंडेक्स टेबल के अंदर दो कॉलम होते हैं। एक की वैल्यू होती है जिसको सर्च की भी कह सकते हैं आप, ठीक है, और दूसरा डेटा रेफरेंस। तो जो सर्च की होगी उसके अगेंस्ट रेफरेंस पड़ा होगा कि ये किस ब्लॉक, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का लोकेशन होगा, वहाँ पे जाएगा। तो ये कहता है कि आप इंडेक्सिंग जब कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली अपने पास उस डिस्क का जो है वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, डिस्क के अंदर जो ब्लॉक होते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो वो ब्लॉक को बेसिकली उसका एड्रेस होल्ड कर रहा होता है। तो जब भी कभी आपको सर्च की, आपको लेट्स वो सर्च करना है तो वो जाके इंडेक्स टेबल में सर्च की वैल्यू को देखेगा ना, ठीक है ना, और सर्च की वैल्यू के अगेंस्ट क्या रेफरेंस पड़ा हुआ है, क्या एड्रेस पड़ा हुआ है, सीधा उस रेफरेंस के थ्रू जाएगा डिस्क की उस लोकेशन पे जहाँ पे उस वो एड्रेस बेसिकली उस ब्लॉक का होगा उस डिस्क के अंदर, उस करस्पॉन्डिंग की के अगेंस्ट जो उस टेबल के अंदर मेंटेन हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि लेट्स सपोज आप जो है वो इंडेक्स के अंदर आपने को सब्जेक्ट, लेट्स सपोज टॉपिक फाइंड करना है बाइनरी ट्री। आपने बाइनरी ट्री देखा, उसके अगेंस्ट आपको पेज नंबर मिल गया। फिर उस पेज नंबर पे जाते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि उस पेज नंबर पे किस लोकेशन पे है ना, तो आप उस पेज पे देख रहे होते हैं। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर मजीद और भी डेटा पड़ा हुआ है, और भी रिकॉर्ड्स हैं, उसमें वो पार्टिकुलर उस ब्लॉक का एड्रेस दे देता है, ये इस ब्लॉक के अंदर डेटा लाया करता है। तो आप वहाँ पे जाते हो, फिर वहाँ पे मजीद जो आप सर्च कर रहे हो वो बेसिकली उसको देख रहा होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये भी उसमें टाइम लग रहा होता है, ब्लॉक के अंदर जो मजीद डेटा पड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट उस लोकेशन पे, उस ब्लॉक के लोकेशन में गया, उसके अंदर मजीद डेटा देगा। तो किसी और का भी डेटा उस ब्लॉक के अंदर हो सकता है या उसी रिकॉर्ड का हो, मगर एग्जैक्टली जो आप सर्च करना चाह रहे हो वो कहाँ पे, तो उसको आप जैसे पेज के अंदर भी मजीद देख रहे होते हैं तो ठीक वो वैसे भी ब्लॉक के अंदर देख रहा होता है उस करस्पॉन्डिंग की के अगेंस्ट।
मगर हैशिंग की अगर बात करें तो वो मैथमेटिकल फंक्शन हैश फंक्शन यूज कर रहा होता है, जो कि डायरेक्टली एग्जैक्ट लोकेशन उस डिस्क की देता है जहाँ पे आपका वो एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है जिसको आप जो है फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, और जब हम बहुत बड़े डेटाबेस की बात करें तो इंडेक्सिंग आपकी जो है वो जवाब देती है, मीन्स उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो है वो इंडेक्सिंग की जगह हैशिंग अप्लाई करें, क्योंकि हैशिंग वो टेक्निक है, वो डेटा स्ट्रक्चर की टेक्निक है जो कि इंडेक्सिंग से भी बेहतर काम कर रही होती है। जब आपके पास डेटाबेस लार्ज है तो फिर और जो है वो आसानी के साथ जल्दी जो है डेटा लाएगी, मगर इंडेक्सिंग फिर अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स होती है इंडेक्सिंग की, जिसमें प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है, जिसमें प्राइमरी की बेसिकली आपकी जो है उसकी जो है वो क्या कहते हैं इंडेक्सिंग बननी होती है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग होती है और क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग होती है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली यहाँ तक ठीक है, बस जो भी है बाकी आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ फिर उससे हम जो है हट जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि सिंपली ये लिखी हुई कि डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अलाउ करता है इंडेक्सेस ऐड करने के लिए एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। तो उसका एक टेबल अलग से मेंटेन हो रहा होता है, इंडेक्स टेबल, जिसके अंदर सर्च की वैल्यू और उसके अलावा सर्च की और उसके अगेंस्ट उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो एड्रेस रेफरेंस पड़ा होता है। तो ये इसमें कुछ सिनारियो बता रहा है जिसमें लेट्स सपोज आपको ये करना है, फिर मैंने कहा कि आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों तो फिर किस तरीके से आप सर्च करेंगे, आपकी क्वेरी बहुत टाइम लेगी, तो वाई नॉट के हम इंडेक्सिंग अप्लाई करें। तो उसके बारे में इसने बताया कि ये क्वेरी चलाई, उसने हमें रिकॉर्ड दे दिए। तो कहता है बिल्कुल सिंपल है ये वो, मगर जब आप मिलियंस की बात करें तो आपकी इंडेक्सिंग जो इंडेक्सिंग अप्लाई नहीं है तो आपकी क्वेरी फैच करने में अच्छा खासा टाइम लेगी। खैर वो मैंने कहानी बता दी। अब क्या करना है यहाँ पर, सिंपली ये जैसे क्रिएट टेबल करते होते हैं, कहते हैं अगर आपको इंडेक्सिंग जो है वो अप्लाई करनी है किसी पर्टिकुलर कॉलम पे या एक से ज़्यादा कॉलम्स पे, तो सिंपली आप अगर टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे भी बना सकते हो, इंडेक्स करके उस कॉलम जो आपने उसके अंदर बनाए हैं उनके जो है वो नाम दे दें, तो उसके अगेंस्ट जो है वो इंडेक्स बना देगा। अगर आपको ये वही कहानी लिखी हुई है कि अगर आपको ऐड करना है इंडेक्स टेबल के अंदर तो आपको क्रिएट इंडेक्स जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी इन अ टेबल। ये या यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक जो है टेबल क्रिएट करके उसके अंदर जो है वो इंडेक्स अप्लाई करेगा। अगर आपकी टेबल है उसके अंदर किसी कॉलम पे करना हो तो आपको क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम और फिर टेबल का नाम, फिर कॉलम के नेम्स, एक से ज़्यादा कॉलम पे भी आप इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन कौन क्या है। ये सिंपली एक इंडेक्स के एग्जांपल है, क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स 1, और किस कॉलम पे अप्लाई हुई है उस इंडेक्स का नाम उसने इंडेक्स 1 रखा है। ठीक है, ऑन टी इंडेक्स जो है ऊपर उसने टेबल बनाई थी, उसके अगेंस्ट जो है वो कह रहा है कॉलम 4 पे इंडेक्सिंग अप्लाई करो। तो एक इंडेक्स 1 के नाम से एक और कॉलम इंडेक्स बन गया। तो यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बाइनरी ट्री जो है वो इंडेक्स की टाइप पे वो अप्लाई हो रही थी। बाइनरी ट्री तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, अगर आपने उसकी टाइप नहीं बताई है तो, ठीक है ना। ये कहता है कि अगर आप InnoDB मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आजकल InnoDB यूज़ हो रही होती है तो वो बाइनरी ट्री यूज़ करी होती है। अगर इन आपकी जो है वो स्टोरेज इंजन हीप मेमोरी उसका नाम है वो आप यूज़ कर रहे हो तो वो बाइनरी ट्री या हैश जो है वो दोनों यूज़ करी होती है। तो अब आप है कि हैश यूज़ करना चाह रहे हैं या बाइनरी ट्री यूज़ करना चाह रहे हैं, और MySM बाइनरी ट्री यूज़ कर रहा होता है। तो InnoDB आपको बाइनरी ट्री दे रहा होता है, इसका मतलब है आप हैश उसमें नहीं यूज़ कर पा रहे होंगे, हैश आपको मेमोरी हीप ये वो दे रहा होगा। ठीक है, ये इंजन है दूसरा, जो कि बेसिकली अब इंजन अगर आप डेटाबेस पढ़ा हो, शुरू में पढ़ा होगा आपने, शुरू वाले डेनिस कौन सी सिल्बर की बुक पढ़ी थी ना आप लोगों ने बेटा? डेटा स्ट्रक्चर में आपको सर? याद नहीं? नहीं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर सर वो नाम याद नहीं है ऑथर का।
अभी देख लेते हैं सर। नहीं छोड़े। तो उसके अंदर आपने, चलो वो ना भी पढ़ा हो तो आपने डेटाबेस की स्ट्रक्चर तो पढ़ी होगी ना। डेटाबेस जो है जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्यूरी ऑप्टिमाइजर क्या कर रहा होता है, ये वाला क्या कर रहा होता है, उसमें पूरी इंजन और बाकी चीजें उसके अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स डेटाबेस के, वो पढ़े डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। कहाँ खो गए बेटा? सर जहन में ला रहे हैं कि पढ़ा है नहीं पढ़ा है सर। स्ट्रक्चर तो पढ़ा है सर। बिल्कुल स्ट्रक्चर शुरू तो में, पढ़ा है। बिल्कुल शुरू में पढ़ा होगा कि जी एक्चुअल जी आपकी सर। डेटाबेस की फाइल्स होती हैं, कौन से मैनेजर होते हैं जो कि क्या क्या मैनेज कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन को मैनेज करनी हो, क्यूरीज को, हाँ सर ये पढ़ा है ना। जी यस सर जी सर, जी पढ़ी है तो ये जी उस चीज। सर ये पढ़ा हाँ है। सर। बिल्कुल, तो उसके अंदर क्यूरी आपने, मैनेजर, ट्रांजैक्शन, ये सब पढ़ा तो है। उसके अंदर आपने इस इंजन के बारे में भी देखा होगा जरूर। हाँ सर, थ्योरी सेक्शन में था। यस सर, फर्स्ट चैप्टर में है। ठीक, तो हम अगर MySQL यूज कर रहे हैं तो पहले MySQL यूज होता था, आजकल जो है वो InnoDB भी चलता है और मेमोरी भी जो है ये चल रहा होता है, ये पुराना है MySQL, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट नहीं होती थी। ट्रांजैक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के स्केड्यूल और ये वो, और अब वहाँ पे बेसिकली कॉन्करेंटली सेम डेटा पे जब जो है वो ट्रांजैक्शन चल रही हो, तो फिर ये चीज़ MySQL हैंडल नहीं कर पाता था उसके अंदर ना, मतलब ट्रांजैक्शन की मैनेजमेंट नहीं होती थी, मगर InnoDB उन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, लॉकिंग सिस्टम ये वो वगैरह। खैर, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिए कि आपने जो है वो स्टूडेंट पे जो है वो क्रिएट इंडेक्स करना है, और फिर यहाँ पे देखें उसमें ये फैच करके ला रहा है, नाउ एग्जीक्यूट द फॉलोइंग, लेट्स सपोज पे जो है वो इंडेक्सिंग अप्लाई कर दी, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट एंड परफॉर्म द क्रिएट इंडेक्स स्ट्रीम ऑन द दैट टेबल। तो ये कुछ कॉलम फ्रॉम ये वो करके क्यूरी चलाई है। अब इसमें अगर आप देखें तो देखें एक्सप्लेन जो कीवर्ड है वो आपको ओवरऑल जो है वो कैसे आपकी MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है, तो वो आपको डिटेल्स दे देगा। तो आपने जब इस क्यूरी के सामने एक्सप्लेन लिख दो तो आपको कुछ यूँ रिजल्ट देगा। मतलब ये तो आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे क्यूरी चलाई थी किसी सॉफ्टवेयर पे, वर्क बेंच पे, या ये तो वर्क बेंच पे चलाई हुई है। उसके लिए अगर आप कोई PHP में एडमिन यूज़ करें तो आपको कुछ यूँ इस तरीके से डेटा आ रहा होगा। तो सिलेक्ट टाइप, टेबल का नाम, पार्टीशंस और टाइप, पॉसिबल कीज, की लेंथ, रेफरेंस, कितनी रोज को उसने सर्च करते, कितनी रोज को जो है वो क्या नाम है, सॉरी ये टोटल रोज जो है वो टेबल के अंदर जो होंगी, और कितना उसने टाइम लिया फिल्टर करते हुए, तो ओवरऑल आपको ये समरी दिखाएगा। अब इसने कहा कि ये तो टेबल हो गई, सिंपल टेबल जो हमने बनाई थी, इस पे 7 रिकॉर्ड्स हैं, सही है, और यहाँ पे तो पूरे नहीं दिखाए मगर ये सिंपली आपको बता रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, एक पता नहीं कहाँ गया, खैर। तो यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पे सही से नहीं दिखा है, यहाँ पे है रिकी जो कि यहाँ पे है नहीं, वो भी इसके अंदर है। कहता है कि आपने CS अप्लाई किया तो आपको जो है उसने CS के अगेंस्ट जो है CS और पहला रिकी था जो यहाँ पे नहीं है, वो भी उसने जो है वो फिल्टर करके ला दिया। सिंपल क्यूरी चलिए एक्सप्लेन करवाओगे तो कुछ यूँ आएगा, मगर फिर उसने क्या किया, स्टूडेंट टेबल के अंदर जो क्लास जो है कॉलम होगा, जिस पे जो है उसने क्या किया, इंडेक्सिंग अप्लाई कर दी। तो ये आपकी जो है वो टेबल, जब इंडेक्स टेबल बनेगी उसके अंदर की वैल्यू होगी, उसके अगेंस्ट की रेफरेंस होगा, ठीक है। की वैल्यूज आपकी ये वाली होंगी जो कि यहाँ पे पड़ी हुई हैं, उसके अगेंस्ट उसने रेफरेंस जो है वो रख दिया होगा टेबल के अंदर। तो आपको जब लेट्स सपोज डबल ही फाइंड करना हो तो लेट्स सपोज फिर आप क्या करोगे, उस इंडेक्स टेबल में देखोगे कि क्या रेफरेंस पड़ा हुआ है, उस रेफरेंस पे आपको सीधा लेकर जाएगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक की एड्रेस पे। तो यहाँ पर इंडेक्स हमने अप्लाई किया, क्रिएट किया, अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेम ही क्यूरी को। तो ज़रा देखें इसने एक तो यहाँ पर 4 रोज जो हैं और फिल्टर 100 किया है, और यहाँ पे क्या नाम है
रोज जो है उसने ओवरऑल जितनी टेबल के अंदर रोज थी वो सारी उसने फिल्टर करी, ठीक है, सारी उसने रोज को जो है वो वन बाय वन देखा और फिर अपनी वैल्यूज को फाइंड करके आया जो कि सी एस ब्रांच से ताल्लुक रखती हैं। लेट्स मे बी इसके अंदर जो टेबल है उसके अंदर ये सी एस जो है वो लास्ट में पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, सारी की सारी उसको देखा, उसके हिसाब से सर्च किया। मगर जब आपने इंडेक्स क्रिएट किया क्लास के बेसिस पर, तो अब क्या हो गया, एक इंडेक्स टेबल जो है क्रिएट हो गई होगी उस टेबल के अगेंस्ट, और फिर उसके अंदर इंडेक्स जो है वो जिस कॉलम पे अप्लाई हुआ है उसकी वैल्यूज सॉर्टेड फॉर्म में और उसके अगेंस्ट आपकी मजीद जो है वो वैल्यूज जो है वो रेफरेंस उसका रखा होगा। तो जब आप ये क्यूरी चला रहे हो सी एस क्लास के अगेंस्ट, देखें जो भी आप फिल्टर कर रहे होते ना जिन कॉलम्स के बेसिस पर डेटा को, तो फिर अगर आपको उसमें डेटा फास्टली रिट्रीव करनी है तो फिर उन कॉलम्स पे आप जो है वो फिल्टर इंडेक्सिंग अप्लाई कर होते हैं। तो हमने क्लास के बेसिस पर जो है वो फिल्टर करना था, तो हमने क्या किया, उस पे इंडेक्सिंग अप्लाई कर दी। अब देखो उसने 7 रोज फिल्टर नहीं करे, अब उसने रोज फिल्टर करी हैं 4 रोज, मींस फिल्टर से मुराद है सर्च करके आना, तो उसने 4 रोज सर्च करी क्योंकि उसके पास लोकेशन पड़ी हुई थी रेफरेंस के अंदर और उस एड्रेस पे वो चला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने ये आपकी जो है वो 4 रोज सर्च करी। तो इन दिस MySQL finds 4 rows from the class index without scanning the whole table, hence it increases the speed of retrieval of records on a database table, ठीक है। और अगर आपको देखने हो कि कितने अप्लाइड हैं इंडेक्सिंग, कौन से अप्लाइड है मेरे डेटाबेस के अंदर, तो आप जो है वो सिंपली एक क्वेरी चलाएंगे तो आपके पास वो उस टेबल के अगेंस्ट तो आपकी सारे वो इंडेक्स जो भी इंडेक्स क्रिएट किए होंगे उस टेबल के अगेंस्ट वो आ जाएंगे। तो यहाँ देखें प्राइमरी इंडेक्स वो बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा होता है, उसकी इंडेक्स टाइप बी ट्री है। अगर आप विंडो डीबी यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर बी ट्री यूज़ हो रहा होता है, बाइनरी ट्री। स्टूडेंट आईडी पे जो है वो यूनिक है और उस पे जो है वो आपका जो है वो अप्लाइड है, वो भी बाइनरी ट्री, तीनों पे बाइनरी ट्री। और क्लास पे भी आपने जब हमने बाइनरी ट्री नहीं बताया था मगर बाय डिफ़ॉल्ट उसने बाइनरी ट्री दे दिया और है ही उसके अंदर वो। तो इस तरीके से उसने इंडेक्सिंग जो है वो अप्लाई कर दी, ठीक है ना। और इसमें नॉन यूनिक बता रहा है, ये यूनिक जो है वो जो नहीं है, जो यूनिक हैं वो 0 हैं और नॉन यूनिक जैसे क्लास है वो यूनिक नहीं है उसमें रिपीट हो रही हैं तो वो नॉन यूनिक उसको 1 कर दिया है, ठीक है, ट्रू है। तो इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग जो है वो अप्लाई हो रही थी, ऐसे रिट्रीवल फास्ट हो जाता है। तो डिलीट करना हो, इंडेक्स ड्रॉप करना हो तो आप सिंपली ड्रॉप इंडेक्स जो भी आपने नाम रखा होगा वो और टेबल, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं कि यहाँ तक तो सिंपल है बिल्कुल कि ड्रॉप इंडेक्स क्लास हमने ऊपर लिखा था उसका नाम क्लास रखा था, तो हमने क्या किया क्लास रखा था ना इंडेक्स क्लास ऑन स्टूडेंट की टेबल के अंदर क्लास कॉलम पे। तो हम क्लास को कैसे ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स क्लास ऑन टेबल, कौन सी टेबल हमारे पास थी स्टूडेंट, तो उस पर कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास होता है आगे अगर आप यूं करके लिखें एल्गोरिदम इज इक्वल टू, तो एल्गोरिदम बता देंगे और वर्ड हमारे पास लॉक ऑप्शन है वो भी है। अब वो 2 क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा कहते हैं अगर आप लोग वांट डिलीट करना चाहते हैं इंडेक्स तो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, we have to specify the name of index that you want to remove और second the table from which you जो index जो है वो belong कर रहा है। algorithm option में 3 चीज़ें आती हैं, default, in place और copy, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर देखें ये 2 algorithms हैं, अब डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट में आई थिंक जो है वो इन प्लेस, हाँ इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो इन प्लेस होता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट रखना गया तो जो डेटाबेस का खुद का होगा, जैसे हमारे MySQL के अंदर डिफ़ॉल्ट जो है वो इन प्लेस होता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट जब लिखेंगे तो आपको नहीं पता मैं क्या यूज़ करूँ, कॉपी या इन प्लेस, तो ड्रॉप करते हुए अगर आपने डिफ़ॉल्ट लिख दिया तो MySQL जो है वो क्या करता है इन प्लेस को डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है ना।
तो इन प्लेस क्या है और कॉपी क्या है? कॉपी जब आप लिख रहे होते हो, एल्गोरिथम इज इक्वल टू कॉपी। कहाँ पर? यहाँ पर ऑन टेबल करके फिर आपने लिखा एल्गोरिथम इज इक्वल टू कॉपी। तो वो क्या करेगा, एक नया टेबल क्रिएट करता है, जो आपका करंट टेबल है उस पे जो है वो इंडेक्सिंग क्रिएट करिए। तो ये क्या करेगा, एक नया टेबल क्रिएट करेगा और सारे के रो बाय रो जो है आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में से नई टेबल में डालता रहेगा और इस तरीके से फिर आपकी टेबल को कर देगा डिलीट, ठीक है ना, ड्रॉप कर देगा। तो उससे क्या होगा कि एक मीन्स इंडेक्सिंग ड्रॉप इस तरीके से हो सकती है कि कॉपी कर दो सारे के रोज की रोज दूसरी टेबल के अंदर और फिर जो है वो उसको डिलीट मार दो। तो इस तरीके से आपके जो है वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये कहता है अलाउज यू कॉपी वन टेबल इनटू अनदर न्यू टेबल रो बाय रो एंड देन ड्रॉप इंडेक्स। और यहाँ पे कहता है कि आप जब ड्रॉप इंडेक्स करते हैं उसके बाद ना इंसर्ट उसके अंदर जो है वो परफॉर्म क्यूरी हो सकती है ना अपडेट हो सकती है। मगर अगर आप इन प्लेस करते हो तो वो क्या करता है, उस टेबल को दोबारा से रीबिल्ड करता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द ओरिजिनल टेबल, ठीक है ना। ओरिजिनल टेबल को जो है वो कॉपी नहीं कर रहा होता मगर रीबिल्ड करता है। तो फिर आप उसमें सारी मैनिपुलेशन कर सकते हो, इधर वो इंसर्शन हो, अपडेशन हो, डिलीशन हो, जो भी है। मगर जब आप कॉपी अप्लाई करोगे तो उसमें आप इंसर्ट अपडेट नहीं कर सकते। और इफ यू डिफाइन द एल्गोरिथम क्लॉज MySQL uses in place, अगर आपने नहीं किया डिफाइन तो in place एल्गोरिथम यूज करेगा डिफॉल्ट। if in place is not supported it uses the copy algorithm। अगर उसके अंदर जो है वो सपोर्ट नहीं मिली हुई जो MySQL आप यूज कर रहे हो उसके अंदर वो अगर सपोर्ट नहीं है इन प्लेस की तो वो कॉपी को यूज कर देगा, ठीक है। The default algorithm works the same as without using any algorithm clause with the drop index। और दूसरा हमारे पास है लॉक। जैसे एल्गोरिथम इज इक्वल टू आप कॉपी या इन प्लेस कर रहे थे तो यहाँ पे लॉक उसके सामने लिख के और फिर आप जो डिफॉल्ट नॉन शेयर्ड एक्सक्लूसिव यूज कर सकते हैं। तो लॉक आपने पढ़ा होगा ट्रांजैक्शन के अंदर, क्या है? हाँ सर, पढ़ा तो है। क्या होता है? सर हम लॉक में ये करते हैं कि एक पीस ऑफ कोड को जो है ना कंप्लीट होने का वेट करते हैं और फिर दूसरे को जो है ना लॉक कर देते हैं। एक को लॉक कर देते हैं तो वो पहले कंप्लीट होता है फिर दूसरे पे मूव करता है। अच्छा, लॉक का क्या मकसद है? लॉक का वैसे करता है। लॉक का क्या एग्जैक्टली काम वही वाला है जैसे किसी चीज को जो है वो लॉक कर देना, ऐसा है? सर ये ट्रांजैक्शन के दौरान में हमें यूज में आता है ना, जैसे कि हमें जो वैल्यू सेट दो बंदे आ ट्रांजैक्शन जो एट अ टाइम दो ट्रांजैक्शन हो रही है, एक ऐड कर रहा है और जो एक डिपॉजिट कर रहा है और एक विड्रॉ कर रहा है, तो फिर वो वैल्यू में जो है फर्क आ सकता है एट अ टाइम अगर करें तो। फिर ये एक वक्त में हम लॉक करते हैं ताकि वैल्यूज चेंज ना हो, एक को लॉक करते हैं ताकि एक हो जाए फिर दूसरे पे मूव करते हैं। ठीक है। सिचुएशन देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है हमारे पास सबसे पहले, तो फिर उसके बाद लॉकिंग डिसाइड करते हैं। देखें, अगर आप लॉक जिस तरीके से ना बिल्कुल जो है यहाँ पर जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक किस्म की स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट की स्टेट होती है ये, कि जिस तरीके से एक अच्छी एग्जांपल मैंने कहीं पे देखी थी इसमें वो बता रहा था कि जैसे अगर कहीं पे आपको कोई किसी चीज़ की आपको परमिशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स की आपको परमिशन चाहिए, या किसी पर्टिकुलर आपको किसी के साथ मिलना है, या कोई ऐसा ऑफिशियल काम है जिसमें आपको जो है वो डॉक्यूमेंट आपको जो है वो बनवाना पड़ रहा होता है, ठीक है ना। फिर उसके थ्रू आप जो है जाके आपको अप्रूवल मिलता है उस चीज़ को जो है वो एक्सेस करने का या उस सर्विस को जो है वो अवेल करने का। तो सबसे पहले तो आप जो है वो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, वो बेसिकली वो रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है ना। मतलब लेट सपोज अगर हम उसकी बात करें स्टैम्प पेपर की, तो स्टैम्प पेपर जो है वो आप देते हो, फिर उसके अप्रूवल का आप वेट कर रहे होते हो जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाता। फिर जब अप्रूवल आपको मिल जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है और आप जो है वो
ग्रांटेड हो जाते हैं। पहले वेटिंग में होते हैं कि जब तक आपका अप्रूवल आपको मिल जाए फिर आपको जो है वो ग्रांट कर दी जाती है, फिर आपको परमिशन दी जाती है। आपके पास वो 2 डॉक्यूमेंट होता है या वो सर्टिफिकेट होता है दिखाने के लिए कि ये चीज़ है कि जैसे लेट्स सपोज अगर हम बात करें इसकी ना डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल आप देते हो, वेट कर रहे होते हो जब तक वो बन नहीं जाता, फिर आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, आप अप्लाई कर सकते हो ना। आपके पास मतलब एक डॉक्यूमेंटेड राइट है, आप दिखा सकते हो कि मैं अप्रूव्ड हूँ कैंडिडेट और मैं अप्लाई कर सकता हूँ एडमिशन के लिए ये वो। तो यहाँ पर क्या है कि लॉकिंग जो सिस्टम है वो बेसिकली एक स्टेट है रिक्वेस्ट की, कि स्टेट इधर कौन सी चल रही है, क्या वो वेटिंग में है, क्या वो ग्रांटेड है, उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, उसको परमिशन मिली है। तो वो चीज़ जो है वो डेटाबेस आपके पास में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये लॉक वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट की जो है वो स्टेट आप अपने पास संभाल के रखी होती है उसने, कि इधर वो ग्रांटेड है या वेटिंग है। ठीक है ना। आपकी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन की आईडी होती है। अब लेट्स सपोज मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है वो कॉन्करेंटली चल रही है, मे बी वो सेम रो को एक्सेस कर रही हैं, कोई भी रो है ना, किसी पर्टिकुलर टेबल की रो उसको एक्सेस कर रही हैं। और फिर अब उसमें क्या होता है कि ये जो हमने यहाँ पे ये जिसकी बात करें शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, ये बेसिकली उसके डिफरेंट लॉक सिस्टम के मोड हैं। एक स्टेट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं और फिर हम जो उसका स्टेट बता रहे होते हैं कि क्या है। कि जैसे जैसे कि शेयर्ड आपने लिखा, दिस मोड सपोर्ट्स ओनली कॉन्करेंट रीड, आप एक साथ राइट नहीं कर सकते, एक साथ आप रीड कर सकते हो। ये शेयर जब लिखते हो इसका मतलब ये है कि आप एक साथ उस चीज़ को जो है वो कॉन्करेंटली रीड कर सकती हैं मल्टीपल जो है वो ट्रांजैक्शन, मगर उस पर राइट कर नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ सपोर्ट नहीं है। कहते व्हेन द कॉन्करेंट रीड्स आर नॉट सपोर्टेड इट गिव्स एन एरर। खैर वो अगर सपोर्ट ही नहीं करा डेटाबेस माइस्क्यूएल तो फिर मसला करेगा जब आप शेयर्ड यूज़ करोगे। खैर वो अलग बात है, मगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप लिखते हो ना शेयर्ड, तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्स या वो डेटा एक साथ रीड करी जा सकती है, एक साथ राइट नहीं करी जाती। फिर बेसिकली उसमें देखा जाता है कि हमारे पास ना, जो मैं कह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ रिक्वेस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका मेंटेन कर रहा होता है। उसमें क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर रो है किसी टेबल की, वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन उसको रीड करना चाह रही हैं, तो क्या हो रहा होता है, उसमें लिखा होता है बाकायदा कि लेट सपोज क्या कहें 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 कि लेट सपोज ट्रांजैक्शन और कौन सी रो को एक्सेस करना चाह रही है, वन रो को, और कोई टेबल होगी उसकी टेबल, फिर टेबल का नाम होगा, और इस तरीके की लेट सपोज स्टूडेंट टेबल, और फिर शेयर्ड है या वो क्या है शेयर्ड है, तो इसका मतलब है उसको रीड किया जा सकता है। मल्टीपल रिसोर्सेज ट्रांजैक्शन 1 उसको शेयर्ड है और वो वेटिंग में है, सपोज उसको अभी स्टेटस वेटिंग का मिला हुआ है ट्रांजैक्शन, और एक है ट्रांजैक्शन लेट्स सपोज 23, और टेबल किसकी, रो किसकी टेबल, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं 27वीं रो ऑफ टेबल, ये जस्ट में समझाने की खातिर, रो ऑफ टेबल, और वो स्टूडेंट है सेम, और हम उसको शेयर्ड मिला हुआ है मगर अप्रूव्ड है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है वो अभी ये इसको स्टेटस में नहीं मिला, वेटिंग में है। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन वेट कर रही होगी, इसको अभी एक्सेस नहीं मिला उस रो का। ठीक है ना। मगर अगर बात करें हम इसकी ट्रांजैक्शन 23 की, तो वो अप्रूव्ड है, वो एक्सेस कर सकती है। तो इसका जब स्टेटस वेटिंग में से अप्रूव चला जाएगा, इसका मतलब वो दोनों साथ एक साथ भी रीड कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपके जो है वो स्टेटस जो है वो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट की स्टेट जो है वो संभाली जाती हैं, कि किसको ग्रांट किया है, किसको वेटिंग किया है। तो इसको सॉरी ये वेट अप्रूव नहीं है, ग्रांटेड होता है इस तरीके से। सही है भाई, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो आप जो है वो शेयर लिखते हो, ग्रांटेड लिखते हो, या
लेट्स सपोज ट्रांजैक्शन कोई और है और सपोज बिला 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 जो भी उसमें लिखा हुआ है, आपने उसमें लिखा एक्सक्लूसिव और वो वेटिंग है या ग्रांटेड है, वो उस पे है कि वो स्टेट इस तरीके से मेंटेन हो रही होती है, रुकेस की स्टेट। अब ये ट्रांजैक्शन 11 ने 23 ने जो है वो रुकेस करी, तो वो उनको उस रिसोर्स के अगेंस्ट लेट्स सपोज 27 रो एक्सेस करना चाहिए। अब उसको वो उस रो का एक्सेस उस रुकेस का स्टेट क्या है कि वो ग्रांटेड है तो फिर उसको मजीद जो एक्सेस करने दिया जाएगा, वेटिंग है तो फिर वो वेटिंग में होगा। तो एक्सक्लूसिव फिर क्या कहता है, एक्सक्लूसिव कहता है कि इसको हम कहें कि इसमें बेसिकली आपके पास जो है वो रीड का भी ऑप्शन होता है और राइट का भी ऑप्शन होता है, मगर एक साथ कोई जो है वो रीड नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिव की अगर एक्सक्लूसिव को क्या कहेंगे और मजीद आई डोंट नो मीनिंग क्या है इसकी। लिमिटेड, प्राइवेट, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सक्लूसिव एक्सेस, ठीक है। तो उसमें आपको रीड और राइट का दोनों का एक्सेस दिया जाता है, मगर जिनको जो है वो एक्सेस दिया जाएगा वही उसको जो है वो कर सकेंगे। मगर एक मिनट में इसको वेरीफाई कर लूँ कि एक्सक्लूसिव स्टेट और क्या क्या कर रही होती है। एक्सक्लूसिव अच्छा ठीक है, सही है। ये यही है कि आप जो है वो अगर आपने एक्सक्लूसिव अप्लाई किया हुआ है किसी रिक्वेस्ट के स्टेट पे, कि उसमें क्या होगा कि अगर आपकी कोई एक ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस कर रही है, लेट सपोज उसको जो है राइट, एक्सक्लूसिव के अंदर राइट का एक्सेस आ रहा होता है कि अगर आप उसके अंदर मींस अपडेट करना चाह रहे हैं वो अगेन राइट में आता है, अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो भी अगेन राइट में आ रहा होता है। कि अगर जो है वो किसी एक ट्रांजैक्शन को जो है वो अभी असाइंड है वो रिसोर्स फॉर क्या कहते हैं अब उसके अंदर राइट करने का, ये कह सकते हैं कि अगर एक ट्रांजैक्शन है उसको आपने एक अप्रूवल दे दिया है या ग्रांट कर दिया है, अब वो उस रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, लेट्स सपोज वो राइटिंग फेज के अंदर है, उसके अंदर अपडेट कर रहा है या डिलीट कर रहा है या इंसर्ट कर रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा होगा उस पर्टिकुलर, लेट्स सपोज आप अपडेट करना चाह रहे हैं किसी रो को, तो एक ट्रांजैक्शन कर रही है, तो उस टाइम पे आप रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि कोई और ट्रांजैक्शन उसको ना रीड कर पाए ना उसको जो है वो क्या कहते हैं उसको राइट कर पाए या अपडेट कर पाए, ठीक है ना। तो नो राइट और रीड का उसके पास एक्सेस नहीं होगा जब तक एक ट्रांजैक्शन का अपना जो है वो सेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब वो अपना काम कर ले तो उसके बाद फिर दूसरे को एक्सेस दिया जाए, दूसरी ट्रांजैक्शन को, ठीक है भाई। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपके यहाँ पर स्टेट्स वो इस तरीके से संभाली होती हैं। तो शेयर जो है वो उसके अंदर कॉन्करेंटली रीड कर सकते हैं, कोई भी कॉन्करेंट राइट नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई और ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली दो मल्टीपल ट्रांजैक्शन चल रही हैं, एक ने डेटा को रीड किया, सही है, और सब दूसरी ने अपडेट कर दिया और कमिट अभी तक नहीं हुई है, या एक ने रीड किया और दूसरी भी उस टाइम पे चल रही थी और उसने उसके अंदर अपडेट कर दिया, तो जो दूसरी ट्रांजैक्शन होगी उसके बाद अपडेटेड डेटा नहीं होगा। तो डिफरेंट सिनारियो बेस्ड थे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, इसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो कॉन्करेंट जो है वो ट्रांजैक्शन के साथ जो इश्यूज थे वो आपने पढ़े होंगे। तो उनको जो है वो फिर किस तरीके से जो है उससे हम बच सकते हैं, तो हम फिर इस तरीके की चीज़ें अप्लाई कर रहे होते हैं। तो खैर, तो मैं अगर बात करूँ शेयर तो कॉन्करेंटली रीड करना हो, डिफ़ॉल्ट जो है वो
मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉन्करेंसी, जिसके अंदर आप रीड राइट के आपको जो है वो ऑप्शन दिए होते हैं। उसके अलावा नन में जो है वो यू हैव कॉन्करेंट रीड, साथ में रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, मीन्स कोई भी आपने नहीं अप्लाई किया, कुछ भी नहीं अप्लाई किया, बस जैसा चल रहा है चलने दो। और अगर वो आपको ये चीज़ें यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये लॉक ये वो इसमें जब ड्रॉप करते हुए यूज़ हो रहे होते हैं, तो आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें आपको ये चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी अगर आपका डेटाबेस सपोर्ट करता है। अगर नहीं कर रहा होगा तो इस तरीके की एरर भी बता रहा है कि वो एरर दे देगा। तो एक्सक्लूसिव क्या कहता है, तो मूड जो कि एक अगर ट्रांजेक्शन उसको क्या कहती है राइट का एक्सेस मिला हुआ है अपडेट कर रही है को, तो उसका जब तक उसको जो है वो सेशन उसका ख़त्म नहीं हो जाता, वो अपना काम नहीं कर लेता, तब तक किसी और को जो है वो उस सेम रो पे एक्सेस नहीं दिया जाएगा उस रिसोर्स का, ताकि उसके अंदर कुछ वो कर सके। ठीक है भाई। हेलो। यस सर। यस सर। क्या पता नहीं सो गए। यस सर। सुन ठीक है, नहीं सर। तो नहीं सर, ये फॉलोइंग जो है वो ठीक है, सही है। ये हमारे पास है कमांड जिसके थ्रू आप इंडेक्सेस को देख सकते हो, जो कि पहले भी मेरे ख्याल से ऊपर भी दी हुई है। तो ये आपके इंडेक्सेस आ जाएंगे सारे कि क्या है, ड्रॉप इंडेक्स कॉल क्लास ऑन स्टूडेंट सिंपल, आप इस तरीके से आप जो है वो ड्रॉप करे होंगे। तो पीछे उसका बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे अगर इन प्लेस यहाँ आपने वो नहीं रखा एक क्या था इन प्लेस और कॉपी, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा उसका वो अप्लाई कर देगा, जो कि इन प्लेस होता है माइस्क्यूएल के अंदर। ठीक है भाई। और उसके अलावा ये एग्जांपल यूजिंग एल्गोरिथम एंड लॉक वो बता रहा है कि जो हमने ऊपर डिस्कस किया इन प्लेस, तो ये इन प्लेस अप्लाई हो जाएगा, और लॉक सिस्टम जो है वो डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, और डिफ़ॉल्ट में ऊपर ये चीज़ें दी हुई हैं कि दिस मोड कैन हैव द लेवल ऑफ कॉन्करेंसी for a specified algorithm. It will enable concurrent read and write if supported. ठीक है, अदरवाइज एक्सक्लूसिव मोड अप्लाई होगा। अगर सपोर्ट नहीं है तो एक्सक्लूसिव मोड अप्लाई होगा कि एक को एक्सेस दिया हुआ है तो दूसरा उस जब तक उसके लिए लॉक किया हुआ है तो दूसरा उसको नहीं करेगा। फिर वो टेबल आपके वो क्या नाम है, वो सारे स्टेट रिक्वेस्ट स्टेट मेंटेन हो रहे होते हैं आपके। In some cases, the table contains primary index that was created whenever you create a table with a primary key or unique. In this case, we need to execute following command. अगर आपको प्राइमरी इंडेक्स डिलीट करना हो तो फिर उसका तो कोई नाम नहीं होगा, वो आप सिंपली ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी करके कर सकते हैं। उस टेबल के नाम जाए स्टूडेंट में से तो प्राइमरी करेंगे तो उसका प्राइमरी जो इंडेक्स होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक है आपके व्यूज और इंडेक्सेस और किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ड्रॉप होते हैं, मैनिपुलेट अल्टर होते हैं, तो वो आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है एक्सरसाइज। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं इसमें जो है वो क्या नाम था इसका, ट्रिगर्स ऐड कर रहा था, मगर वो बहुत छोटा टॉपिक है, वो सिंपली आप जो है खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मैं एक LMS पे लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो ट्रिगर्स पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, वो भी काम किया। उसके बाद हमारी डेटाबेस की जो है वो कहानी ख़त्म। सही है भाई, तो वो ज़रूर पढ़िएगा ट्रिगर्स या किसी पर्टिकुलर एक्शन पे आप क्या कौन सा ट्रिगर जो है वो बेसिकली कॉल करना चाह रहे हो, तो उस पे जो है वो कैसे काम होता है, कैसे ट्रिगर, वो बहुत छोटा टॉपिक है कि आपको अगर अपडेट डिलीट या इंसर्शन कर रहे होते हैं तो उस पर आप जो है वो ट्रिगर कोई रजिस्टर करवा रहे होते हैं। फिर वो आप कहते हो जब भी कभी कोई लेट सपोज आपको वैलिडेट करनी है डेटा को, या और जो भी आप जिस तरीके से लेट सपोज आप कह रहे हैं कि मैं पहले डेटा को चेक करूं इंसर्ट होने से पहले, या इंसर्ट हो जाए उसके बाद मैं कोई चीज़ वेरीफाई करूं या वैलिडेट करूं, इस तरीके की चीज़ें वो करनी हो तो आफ्टर इंसर्शन या बिफोर इंसर्शन या बिफोर अपडेशन बिफोर या आफ्टर डिलीशन या इंसर्शन अपडेशन, तो फिर वो ट्रिगर्स आप जो भी उसमें करना चाह रहे हो वो कॉल कर सकते हो। उसकी प्रॉपर पूरी बॉडी होती है जिसके अंदर वो सारी आप कहानी कर सकते हो। तो सिंपल चीज़ें हैं, वो आप सिंपल पढ़ोगे, उस वो लिंक में दे देता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है भाई, तो अब कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, बताएं। ट्रिगर्स की तो डेटा कैंप पे भी आपने असाइनमेंट दी है ना मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल, मगर वहाँ कॉन्सेप्ट अगर उससे पहले वो अगर थोड़ी, इतना ज़्यादा नहीं है टेक्स्ट, थोड़ा सा टेक्स्ट है, उसको जस्ट आप देख लेंगे ना, फिर अगर आप उसके एग्जांपल बनाना चाहें तो 1 बाय 1 उसके अंदर आप देख के भी एग्जांपल को देख सकते हैं, मगर कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि उसको देख के कंफ्यूज होइएगा ना, जस्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मे बी अगर डेटा कैंप पे आपको क्लियर ना हो या उससे पहले थोड़ी चीज़ पढ़ के जाएंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। जी भाई। सर उसकी डेडलाइन क्या है असाइनमेंट्स की जो आपने दी? 5 कोर्स रखी है रखी? मैंने, 5 रखी है, मगर सर 10 काइंडली रख लें अच्छा होगा। नहीं बेटा, ये 5वीं मैंने अपने बेसिस पे रखी है, इसलिए कि वो भी देखें, हमें हमारा सेमेस्टर इन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से ईमेल तो बाद में इनकी आई थी एक जो है